जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। असफ अली जरदारी साहब सदर इलेक्ट हो चुके हैं। सदर इलेक्ट होने के बाद अब उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या वो करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के वीलॉग में आपके साथ डिस्कस करेंगे। महमूद अचकजई साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन इन्हें बलूचिस्तान से कोई वोट नहीं मिला, जबकि ये खुद बलूचिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। तो इसको क्या समझा जाए, ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक लीडर ने अपने आप को कत्ल करवाने का इल्जाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मुझे कोई कत्ल करना चाहता है, और कत्ल करवाने वाला जो उसने बाकायदा दुबई में एक्सपायरी दे दी है और उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक बहुत ही आला शख्सियत के साथ है। क्या वाकई ऐसा है, यह भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और औरंगजेब साहब अब वजीर खजाना बन रहे हैं। औरंगजेब साहब हैं कौन और क्या इसका पाकिस्तान को फायदा होगा या नुकसान होगा, यह भी हम आपको आज ही के वीलॉग में बताएंगे। और इमरान रियाज साहब अपने घर वापस आ चुके हैं, उनकी जमानत हो गई। सबसे पहले इमरान रियाज साहब का जिक्र करते हैं। इमरान रियाज साहब सहाफ़ी दोस्त हैं हमारे, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया था और अब वो ज़ाहिर है कुछ अर्सा वो पुलिस की हिरासत में रहे, फिर उन्हें जुडिशल रिमांड पे जेल भिजवा दिया गया और उसके बाद ज़ाहिर है उनके वकील कोशिश करते रहे, लेकिन बिलाखिर कल उनकी ज़मानत हो गई और अब वो अपने घर पहुंच चुके हैं। लेकिन गवर्नमेंट का ख्याल ये है कि ये ना आखिरी मुकदमा है, ना आखिरी गिरफ्तारी है और ना आखिरी रिहाई है। अनकरीब इनका ख्याल यह है कि इन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा और फिर शायद इन्हें फिर इस सारे प्रोसेस से गुजरना पड़े। तो बार बार इमरान रियाज साहब को क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है और आखिर गवर्नमेंट उनसे क्या मनवाना चाहती है, ये एक बड़ा सवाल है जो हम ज़ाहिर है सब दोस्त एक दूसरे से पूछते हैं। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि शायद कुछ लोग इनसे खाइफ हैं और इस बार इनके अपने दोस्त इनसे खाइफ हैं और इनके दोस्त नहीं चाहते कि वो बाहर आज़ाद फिर रहे हों। इन्हें चाहिए कि अपने दोस्तों का जो पूरा कबीला है उसकी थोड़ी सी सर्च करें और सर्च करने के बाद ये फैसला करें कि कौन से ऐसे दोस्त हैं जो इनको आज़ाद नहीं देखना चाहते। लेकिन बहरहाल इंफॉर्मेशन यही है कि इनके दोस्त मुखबरी करते हैं और उस मुखबरी की वजह से पिछली बार गिरफ्तार हुए थे। बहरहाल एहतियात बहरहाल करनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं कि यूट्यूबर हैं और इसमें भी कोई शक नहीं कि बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हैं। जर्नलिज्म भी करनी चाहिए और यूट्यूब के ऊपर अपने प्रोग्राम भी अपलोड करने चाहिए, वीलॉग्स भी करने चाहिए, लेकिन उस लेवल तक नहीं जाना चाहिए कि फिर उसके बाद दोबारा आपको अदालतों के धक्के खाने पड़े और जेल के अंदर जाना पड़े, क्योंकि ये कोई जहाद नहीं है। ये सिंपल एक काम है जो जाहिर है हम भी कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं। लेकिन इमरान रियाज साहब अगर बार बार रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो फिर उसका इनको खुद नुकसान है, फायदा इसका कोई नहीं है। तो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में शायद ये बहुत ज़्यादा एहतियात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ इन्हें चाहिए कि अपने दोस्तों का जो कबीला है उसको भी टटोल के देख लें, कहीं उनके अंदर ऐसे लोग न छुपे हों जो इनको आज़ाद नहीं देखना चाहते। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला कर लिया है कि वो औरंगजेब साहब को वजीर खजाना बनाएंगे और औरंगजेब साहब का ताल्लुक पाकिस्तान के उन चंद बड़े सीईओज के साथ है, बल्कि 5 बड़े सीईओज में शुमार होते हैं जो सबसे ज़्यादा मुआवजा लेते हैं। ये हबीब बैंक के साथ इनका ताल्लुक था और ये मसलसल 2018 से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेड उनके एम्प्लॉय थे। इन्हें एक महीने में 3 करोड़ रुपए मिलता था और 36 करोड़ रुपए इन्होंने सालाना ये HBL से ड्रॉ करते थे। और इसके साथ साथ ये क्योंकि हॉलैंड की नेशनलिटी इनके पास है, पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, और फिर बैंकर बड़े पाले पाए के हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके वालिद खुद पार्लियामेंटेरियन थे, फैसलाबाद के साथ उनका ताल्लुक था और इनके भाई जो हैं वो भी बड़े मशहूर थे और उनकी जो बेगम साहिबा हैं वो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पे सेनेटर हैं। तो ये हाई प्रोफाइल फैमिली है, ये सियासतदान भी थे, ये पॉलिटिशियन भी थे और इसके साथ साथ इनकी बड़ी गहरी रूट्स हैं। तो ये इंतहाई पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए इंसान हैं। और ज़ाहिर है अब हबीब बैंक के अंदर जब इन्होंने इतना परफॉर्म किया और बैंक को उन्होंने कहीं से कहीं पहुंचा दिया, तो ज़ाहिर है ये पाकिस्तानी इकॉनमी के लिए भी बहुत बड़ा एसेट साबित हो सकते हैं। फिर इनके जो दूसरे दोस्त हैं सुल्तान अली अलाना साहब, उनका ताल्लुक भी क्योंकि HBL के साथ है और उन्होंने पाकिस्तान को FATF से निकालने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। फिर ये जो रोशन डिजिटल एक वेबसाइट है जिसपे बाहर से पाकिस्तानी अपना सरमाया पाकिस्तान के अंदर भिजवाते हैं और पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट भी करते हैं, ये भी सुल्तान अली अलाना साहब का ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने ये बनाई थी वेबसाइट और उससे पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत फ़ायदा हुआ था। कहा यह जा रहा था कि शायद सुल्तान अली अलाना साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना बनेंगे, लेकिन वो नहीं राज़ी हुए और उसके बाद औरंगजेब साहब, जिनके ज़ाहिर मियाँ शवाशी साहब के साथ बड़े गहरे ताल्लुक हैं और ये 16 महीने की जो पिछली गवर्नमेंट थी उसमें भी एडवाइज़र के तौर पे काम करते रहे। लेकिन अब मेरा ख्याल है जो गवर्नमेंट ने फैसला किया है ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फैसला है, क्योंकि अगर आपने पाकिस्तान को तब्दील करना है तो फिर आपको नया टैलेंट चाहिए होगा
अब इसहाक डार साहब ज़ाहिर बड़े सिंसियर हैं पार्टी के साथ भी, और मियां नवाज शरीफ साहब की फैमिली के साथ भी उनका ताल्लुक है। वो उनके क्लास फेलो भी हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के 2 क्लास फेलोज हैं जो मुसलसल इनके साथ चल रहे हैं। एक इनके क्लास फेलो ख्वाजा आसिफ साहब हैं और दूसरे इसहाक डार साहब भी मियां नवाज शरीफ साहब के क्लास फेलो थे। लेकिन सवाल यह है कि वो टेक्नोलॉजी चेंज होगी, सोच चेंज होगी, दोस्तियां और दुश्मनियां बदल की, इकॉनमी जो है ना उसकी अंडरस्टैंडिंग भी तब्दील हो चुकी है। तो अब इसहाक डार साहब के बस की बात नहीं रही, क्योंकि पिछले 16 महीनों में जो इसहाक डार साहब ने पूरी इकॉनमी का जनाजा निकाला है, पाकिस्तान अभी तक उससे बाहर नहीं निकल सका। तो औरंगजेब साहब मॉडर्न शख्स हैं, इनके जो आलमी मालियाती इदारे हैं उनके साथ बड़े गहरे ताल्लुकात हैं, बैंकिंग सेक्टर से आए हैं, इनको पता है कि बैंक के अंदर क्या क्या सूरत हाल होती है। पाकिस्तान के अंदर इकॉनमी के जो मेजर इश्यूज हैं उनको ये बड़ा अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा इजाफा है, और इजाफा भी इस सूरत में है कि एक ऐसा शख्स जो हाई प्रोफाइल था, जो बहुत ज़्यादा पैसे लेता था, जो बड़े पैसे कमाता था, अब उन पैसों से भी महरूम होगा, और उसके पास एक दूसरे मुल्क की नेशनलिटी भी थी, वो उस मुल्क की नेशनलिटी भी सरेंडर करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा सिंसेरिटी के साथ इस फील्ड के अंदर आया और उसने इस जिम्मेदारी को उठाने का फैसला किया है। तो एक सिंसियर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है, और इसके साथ प्रोफाइल उसका बड़ा अच्छा है, सियासी खानदान के साथ भी बड़ा अच्छा ताल्लुक है, पाकिस्तान के टॉप 5 CEOs में वो शुमार होता है। तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इजाफा है, और अगर गवर्नमेंट ने वाकई इनसे काम ले लिया, इन्हें लिबर्टी दी और इन्हें पाकिस्तान की इकॉनमी को बेहतर बनाने का टास्क दिया, तो ये टास्क ये बहुत अच्छी तरह कर सकेंगे। और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक होगी तो मेरा ख्याल है मियां शहबाज शरीफ साहब के ऊपर जो एक दाग लगा हुआ है कि इन्होंने पिछले 16 महीनों में पाकिस्तान की इकॉनमी का जनाजा निकाल दिया था, वो दाग भी धुल जाएगा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एक नई किक भी मिलेगी। तो मियां नवाज शरीफ साहब भी इन्हें पसंद करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुक हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ भी इनके बड़े अच्छे रिलेशन है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये बहुत अच्छा इजाफा है, और इसका पाकिस्तान को और हुकूमत को दोनों को बहुत अच्छा फायदा होगा। तो मैं औरंगजेब साहब को वेलकम कहता हूं, और साथ ही बहुत सारी उम्मीदें जो पूरी कौम को इनके साथ वाबस्ता हैं वो भी इनके गोश गुजार कर रहा हूं, और इनसे कह रहा हूं कि जनाब आपको बहुत काम करना पड़ेगा। सिर्फ नेशनलिटी सरेंडर कर देना या 3 करोड़ रुपए सैलरी जो है उसको कुर्बान कर देना काफ़ी नहीं होगा, आपने परफॉर्म भी करना है। अगर आप परफॉर्म कर गए तो पाकिस्तानी अवाम आपको सल्यूट करेगी, और अगर आप परफॉर्म ना कर सके तो फिर असद उमर साहब की तरह मेरा ख्याल है कुछ 6 महीने मैक्सिमम आपके पास होंगे, फिर आपका पोर्टफोलियो चेंज हो जाएगा, बल्कि हो सकता है आपका मुकम्मल तौर पर कैरियर ही खत्म हो जाए। इसके साथ साथ हम आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब आज प्रेसिडेंट इलेक्ट हो चुके हैं, 411 वोट इन्हें पड़े। महमूद अचकजई साहब जो ज़ाहिर इनके हरीफ भी हैं और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वो उम्मीदवार थे, उनको 181 वोट पड़े। महमूद अचकजई साहब का ताल्लुक बलोचिस्तान के साथ है, बड़े ही बलोचिस्तान के अंदर बड़े बाइज़्ज़त सियासतदान हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में बड़ी इज्जत और एहतराम की नज़र से इनको देखा जाता है। तो ये जब आज इलेक्शन लड़ रहे थे कल, तो एक ट्रेजिडी ये हुई कि बलोचिस्तान में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 15 वोट थे, लेकिन उनमें से किसी शख्स ने भी इनको वोट नहीं दिए, या हम ये कह सकते हैं 15 अपोजिशन के वोट थे जो ज़ाहिर हुकूमती इत्तेहाद से अलग हैं, और वो 15 वोट जो हैं वो अचकजई साहब को नहीं पड़े। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अपोजिशन है, जिसमें ज़ाहिर है कुछ तो JUI के लोग भी होंगे, वो महमूद अचकजई साहब को पसंद नहीं करते। तो मेरा ख्याल ये था कि जब इनको अख्तर मैंगल साहब ने वोट दे दिया, जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं दिया था, तो वो यकीनन इनके बलोच भाई जो हैं वो इनको वोट देंगे, या वहाँ पे जो पश्तून वोट है बलोचिस्तान का वो इन्हें मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से महमूद अचकजई साहब को ना वहाँ पे पश्तून वोट मिला और ना ही बलोच वोट मिला। तो इससे ये नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि ये शायद बलोचिस्तान के अंदर पॉपुलर नहीं है, या फिर ये बलोचिस्तान में अपने भाइयों को कायल नहीं कर सके, जो बड़ी बदकिस्मती है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और महमूद अचकजई साहब को इस चीज़ को आइंदा जहन में रखना चाहिए कि ऐसा भी हो सकता है। अब आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन चुके हैं। 3 चीज़ें हैं जो उनसे तवक्को की जा रही है। एक तवक्को तो ये की जा रही है कि अल्लाह ताला ने इन्हें दूसरी बार प्रेसिडेंट बनाया है, और जब ये पहली मरतबा प्रेसिडेंट बने थे तो किसी के जहन में भी नहीं था कि ये दूसरी मरतबा भी पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। लेकिन ज़ाहिर है किस्मत ने यावरी की, और ये बड़ी आसानी के साथ, बड़ी इज्जत के साथ दूसरी मरतबा पाकिस्तान में प्रेसिडेंट बने, और ये पाकिस्तान की तारीख के पहले शख्स हैं जिन्हें दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट बनने का एजाज़ हासिल हो रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन्हें चाहिए कि ये वो गलतियां ना करें जो इन्होंने माजी में की थी। इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हर बार लगते हैं, बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग ये तस्लीम करते हैं कि अगर हम ये स्टिग्मा या ये दाग अगर हम धो दें कि हम करप्ट नहीं हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोबारा
पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बन सकती है। लेकिन अब ज़ाहिर आसिफ अली जरदारी साहब ऐवान सदर में बैठ के अब अगर इन्होंने ये दाग धो दिया तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक नया रिवाइवल होगा, और ऐसा रिवाइवल होगा जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पाकिस्तान की दोबारा सबसे बड़ी सियासी जमात बना देगा। लेकिन अगर ये इस दाग को ना धो सके और इस बार भी ऐवान सदर मनी लॉन्ड्रिंग में इस्तेमाल होता रहा या वो करप्शन में इस्तेमाल होता रहा तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। दूसरा, आसिफ अली जरदारी साहब की ख्वाहिश है कि ये ऐवान सदर में बैठ के अपने साहबजादे बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनवा सकें, ये उनके रास्ते की सारी रुकावटें खत्म कर सकें। तो मुझे यूँ लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ बैठ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ मजीद अपने ताल्लुकात बेहतर बनाएंगे, और इनकी पूरी कोशिश होगी कि जो ही मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ख़त्म होती है या ये सियासी इत्तेहाद की गवर्नमेंट ख़त्म होती है तो उसके बाद बिलावल भुट्टो साहब की बारी आए। तो एक बहुत बड़ा टास्क जो आसिफ अली जरदारी साहब के लिए है वो ये है कि ये ऐवान सदर में बैठ के अपने साहबजादे के लिए रास्ता हमवार कर सकें और इनके रास्ते की तमाम रुकावटें ख़त्म कर सकें। दूसरी जो मुझे महसूस होता है जो और मेरी ख्वाहिश भी है और मेरा ख्याल भी है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब पूरी कोशिश करेंगे कि ये ऐवान सदर में बैठ के इमरान खान साहब के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर कर सके। अब क्योंकि इनके पास पावर भी है, ये पार्डन भी कर सकते हैं, तो किसी न किसी तरीके से ये अगर आसिफ अली जरदारी साहब इमरान खान साहब के साथ रब्ता करने में कामयाब हो जाते हैं और उन्हें ये राम कर लेते हैं तो फिर ये उन्हें पार्डन भी कर सकते हैं और उन्हें सियासी मेज़ के ऊपर भी ला सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल है कि ये बड़े से बड़े हरीफ को भी मेज़ के ऊपर ला के उनके साथ गुफ्तगू कर सकते हैं। तो दूसरी जो मेरी खुशफहमी है वो ये है कि आसिफ अली जरदारी साहब साल 6 महीने के अंदर अंदर इमरान खान साहब के साथ एक राब्ता डेवलप कर लेंगे और फिर उन्हें जो मरकजी धारा है सियासत का उसमें वो ले आएंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये इस तरह कर लेंगे। और तीसरी चीज़ सियासी इस्तेहकाम है, और सियासी इस्तेहकाम में हमेशा ऐवान सदर इस्तेमाल होता है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान होते हैं वो सुप्रीम कमांडर भी होते हैं, वो तमाम अफवाज के कमांडर इन चीफ भी होते हैं। तो जब आप सुप्रीम कमांडर हैं तो फिर ज़ाहिर है आपका एस्टैब्लिशमेंट के साथ बड़ा गहरा एक रिलेशन है, आप की एक्सेस है उनके पास। तो अगर ये उस एक्सेस को लेके ये आलमी फोरम्स पे जाएं, फिर गवर्नमेंट को असिस्ट करें, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर सियासी इस्तेहकाम भी आ सकता है, जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा अगर आसिफ अली जरदारी साहब ये कर लेते हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ये काम मुझे लगता है कि बड़ी आसानी से कर लेंगे। इंडिया को इंगेज कर लेंगे, ये चाइना को इंगेज कर लेंगे, जैसे कि चाइना के साथ इनको एंगेजमेंट का एक पुराना एक्सपीरियंस भी है। ये इसके साथ साथ ईरान के साथ इंगेज करेंगे, और ईरान के साथ ज़ाहिर है इनके पाकिस्तान के अंदर एक गैस पाइपलाइन का इशू था, वो आसिफ अली जरदारी साहब ने स्टार्ट किया था। वो प्रोजेक्ट आसिफ अली जरदारी साहब इसे अब इस प्रोजेक्ट को बड़ी आसानी से मुकम्मल करवा सकते हैं, क्योंकि ईरान के साथ भी इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब चाइना के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर बना सकते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब इंडिया को एंगेज कर सकते हैं। और अगर ये अपना एक्टिव रोल अदा करते हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं तो फिर मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर एक सियासी इस्तेहकाम आ जाएगा। इसके साथ साथ ये ऐवान सदर के अंदर बैठ के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पंजाब के अंदर अभी भी रूट्स नहीं है। तो अगर ये ऐवान सदर में बैठते हैं और पंजाब के अंदर अपना गवर्नर जब इनका होगा तो फिर मेरा ख्याल है बड़ी आसानी से ये पार्टी को पंजाब के अंदर रिवाइव कर देंगे। तो ये आसिफ अली जरदारी साहब का बड़ा कमाल होगा कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दोबारा वाम। फिर इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि वहाँ ANP के साथ मिलकर वहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को स्टैब्लिश करें। तो अब जो सदर आसिफ अली जरदारी साहब हैं, इनके 3 टास्क हैं। एक तो ये कि ये जो अपने ऊपर लगा हुआ स्टिग्मा है करप्शन का, उसको साफ करें। ये साफ कर दें कि अब हम तब्दील हो चुके हैं, हमारा करप्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और ऐवान सदर कम अज़ कम इस काम में इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा, ये अपने साहबजादे को प्राइम मिनिस्टर बनाने की कोशिश करें और उसके लिए जो उनके रास्ते में रुकावटें हैं उसको मुकम्मल तौर पर साफ कर दें। तीसरा, ये इमरान खान साहब को टेबल के ऊपर ले आएं और उन्हें सियासी धारे में शामिल कर लें, और वहां अगर कोई गिव एंड टेक करना पड़ता है तो वो कर लें। और चौथी और आखिरी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ठीक ठाक एक्टिव कर लें और पाकिस्तान के अंदर एक स्टेबिलिटी भी ले आएँ। तो मुझे यूँ लगता है कि आसिफ अली जरदारी साहब ये काम कर लेंगे, क्योंकि उनको सारा तजर्बा हो चुका है। उन्हें पता चल चुका है कि अगर हमने पाकिस्तान के अंदर सियासत करनी है या मेरी नेक्स्ट जनरेशन ने अगर सियासत करनी है तो हमें कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, और उसमें सबसे बड़ा काम सियासी इस्तेहकाम है। अगर पाकिस्तान सियासी तौर पर मजबूत होगा तो फिर ये चल सकेगा, और अगर ये चलेगा
तो फिर ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आ सकेगी, वरना फिर ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। बहरहाल मैं आसिफ अली ज़रदारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और कहता हूँ कि शुक्र अदा करें कि आपको कुदरत ने दूसरी मरतबा प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनने का मौका दिया। और अब हम आखिरी इशू की तरफ आते हैं। शेर अफजल मरवत साहब ने इल्ज़ाम लगाया है कि मुझे मरियम नवाज साहबा कत्ल करवाना चाहती हैं, और इन्होंने ये कत्ल जंदल के जरिए, जो जाहिर है बहुत बड़ा बिजनेसमैन है इंडिया का, उसके जरिए ये कत्ल करवाना चाहती हैं। और फिर इन्होंने यूएई के अंदर, दुबई के अंदर कोई किराए का कातिल अरेंज किया है जो पाकिस्तान के अंदर आके मुझे कत्ल करेगा, और इसके पीछे मरियम नवाज साहब है। मेरा ख्याल ये है कि शेर अफजल मरवत साहब को मीडिया के अंदर रहने की आदत पड़ गई है, और अब वो रोज कोई ना कोई ऐसा शोशा छोड़ देते हैं कि जिसके बाद उनका बार बार जिक्र भी किया जाए, उनकी तस्वीरें भी चलें और उनसे रिलेटेड स्टोरीज भी चलें। इसके अलावा जाहिर है कोई इनके खास जिंदगी में मकसद नहीं है। तो उसी मकसद के मुताबिक इन्होंने ये भी फरमा दिया कि मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, और कत्ल करने की कोशिश भी आप देखें कि जंदल कर रहा है, जो जाहिर इंडिया के बड़े मेजर बिजनेसमैन है। तो एक मेजर बिजनेसमैन के जरिए मरियम नवाज ने शेर अफजल मरवत साहब को कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया, और उसके लिए दुबई से टारगेट किलर्स का अरेंजमेंट किया गया है, जो आके पाकिस्तान के अंदर शेर अफजल मरवत साहब को कत्ल करेंगे। तो ये क्या कमाल कहानी है कि एक कातिल दुबई से आएगा, और उसे एंगेज जो किया वो जंदल साहब ने किया, और उसके बाद उसके लिए जो सपारी है वो मरियम नवाज साहबा ने दी है, और कत्ल किसको करवाना चाहते हैं, वो शेर अफजल मरवत को करवाना चाहते हैं, जो ज़ाहिर है पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर होंगे। और अगर ये खुदा न खास्ता दुनिया से चले जाते हैं तो एक ऐसा सियासी खला पैदा होगा जिसे दोबारा ज़ाहिर पुर नहीं किया जा सकेगा। तो मेरा ख्याल ये है कि शेर अफजल मरवत साहब ने अपने आप को जुल्फ़िकार अली भुट्टो समझना शुरू कर दिया है, और अब वो ये समझते हैं कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को आलमी ताकतों ने मिलकर कत्ल करवाया था, मैं इतना बड़ा लीडर हो चुका हूं कि मेरे कत्ल का मंसूबा भी तैयार हो गया है, और मुझे इसलिए कत्ल किया जा रहा है कि शायद मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद आवाज़ हूं। मैं नहीं रहूंगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी नहीं रहेगी। तो मुझे लगता है कि शेर अफजल मरवत साहब अपने आप को इमरान खान साहब से भी ज़्यादा अहम समझ रहे हैं, और साथ साथ उन्हें कोई ऐसी लत पड़ चुकी है जिसमें वो हर रोज़ कोई ना कोई इस किस्म की टमकीरी छोड़ के अपने आप को मीडिया में इन रखना चाहते हैं।